जय हिंद दोस्तों, फिर स्वागत है स्मार्ट लर्न विद आरके में। तो आज के इस सेशन में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न पढ़ने वाले हैं। टॉप 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चुपके से देख लो, यहीं से 3 अगस्त को पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से पेपर छपेगा। जो नहीं देखेगा एग्जाम में पछताएगा। और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपको बताना है। अगर आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे आपको याद रखना होगा पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 23वें तीर्थकर थे, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के दरबार में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किस शासक के दरबार में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री शासक जो है यह आपकी शिवाजी के शासक में थी। किसमें थी? शिवाजी के दरबार में थी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। शिवाजी के दरबार में थी। किसमें थी? शिवाजी के दरबार में थी। नेक्स्ट देखिए, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह आपका याद रखेंगे आप 1764 में लड़ा गया था। कब? 1764 में यह युद्ध लड़ा गया था। कब? 1764 को आपको डेट याद बिल्कुल रखनी है, डेट को नहीं भूलना है। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वह आपका लॉर्ड लिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिथगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है जल्दी से बताएंगे अगर आंसर पता है। गदर पार्टी की स्थापना आपकी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बी राइट होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध गांधी इरविन जो समझौता है यह आपका 1931 यानी कि 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है कमेंट करके बताएंगे अगर पता है। वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। किसी? इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य काल में समाहर्ता अधिकारी क्या कार्य करता था? मौर्य काल में समाहर्ता अधिकारी जो है यह क्या कार्य करता था? तो मौर्य काल में समाहर्ता अधिकारी जो है यह आपका राजस्व संग्रह करता था। क्या था? राजस्व संग्रह करता था। ये बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये आपकी ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है जिसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है? तो दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची में है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिल सके। रेलवे ग्रुप डी की बिल्कुल फ्री में मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई हैं। पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी रेलवे ग्रुप डी के नाम से। चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक रिट जारी करता है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो यह रिट जो जारी होती है ये आपकी आर्टिकल 32 के तहत जारी होती है, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जारी होती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था। ये आपको याद रखना है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 ही कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो यह स्टूडेंट आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है?
अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, यह बैठक जो है 24 जनवरी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में हुई थी। अंतिम बैठक हुई थी। ये कैसी बैठक थी? अंतिम बैठक थी, याद रखेंगे अंतिम बैठक थी। ये किस तरह की बैठक थी? अंतिम बैठक। डेट को याद रखेंगे। अगला देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया जा सकता है? तो यह 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि यूसीसी से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद याद रखेंगे 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि यूसीसी से संबंधित है। आर्टिकल 44 को याद रखेंगे। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट, इस क्लास का अगर बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो क्लास में एंड तक जुड़े रहना। क्लास के एंड में आपको बता दिया जाएगा बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। अगला देखिए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात की जाए तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग जो है किसकी जगह पर आया है? इससे पहले कौन सा आयोग था? कमेंट करके जरूर बताना सभी साथी अगर पता है तो। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो दर्जा मिला है यह आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला है। कब? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिला है। कैसा दर्जा है? संवैधानिक दर्जा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए, लेख लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल सदस्य जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, संविधान का नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति, कैग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि महालेखा परीक्षक कैग ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह स्टूडेंट जो आता है याद रखेंगे आप, यह आपका अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये याद रखेंगे आप, बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कैसी है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, याद रखेंगे। अगला देखिए, सोन, नर्मदा और महानदी नदियां किस पठार से निकलती हैं? सोन, नर्मदा और महानदी जो नदियां हैं ये किस पठार से निकलती हैं? तो यह तीनों नदियां जो हैं स्टूडेंट आप याद रखेंगे, यह आपकी अमरकंटक पठार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पठार से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? सोन, नर्मदा और महानदी। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अगला देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है, ये एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है जिसे बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे यह आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में यह स्थित है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन ये आपका कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कोलोराडो नदी पर स्थित है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर जो है ये जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है ये आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। किसे किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ती है। ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वह रेखा आप याद रखेंगे कौन सी है? कर्क रेखा जो है
भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है, याद रखेंगे। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, साइलेंट वैली शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में ये आपकी साइलेंट वैली है। शांत घाटी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत घाटी। ये कहाँ पर स्थित है? यह आपकी केरल में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में जो वर्षा होती है सर्वाधिक, ये किस मानसून से होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम में जो मानसून बनता है उससे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला देखिए, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं घटती हैं, मौसम से रिलेटेड है? तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं घटती हैं। कहां पर घटती हैं? क्षोभ मंडल को याद रखेंगे। कैसी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सभी को पता होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान को माना जाता है। किसे माना जाता है? और सबसे छोटा कौन सा माना जाता है? कमेंट करके बताएंगे एक बार। सबसे छोटा जल्दी से बताएंगे। सबसे छोटा जो है गोवा को माना जाता है। किसी? गोवा को माना जाता है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर जो है निम्नलिखित में से ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है यह आपकी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई जो है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से और आंसर बताइए। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति जो होती है इसमें कार्य का मात्रक जल्दी से बताएंगे कमेंट करके अगर पता है। एसआई पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है यह जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक जो है एसआई पद्धति में जूल होता है। किसका होता है? ये कार्य का होता है, याद रखेंगे। कार्य का यानी कि वर्क का होता है, कार्य का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जिस लेंस का उपयोग होता है यानी मायोपिया के निवारण के लिए जिस लेंस का उपयोग होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। कौन से लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का उपयोग होता है, याद रखेंगे। किसके लिए होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताएंगे क्या होता है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है यह आपका कितना होता है? D2O होता है। यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर D2O कर लीजिए। क्या होता है? D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? D2O होता है। यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, खाने वाले सोडे जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? खाने वाले सोडे का नाम होता है, क्या होता है? जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातुओं को पतले तारों में खींचने की जो क्षमता है इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्षमता को याद रखेंगे आप, तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करिए। जिनको नहीं पता है याद कर लीजिए। लीवर यानी कि यकृत भी जिसे कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण शरीर के किस अंग द्वारा होता है? इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्रावण होता है ये शरीर के अग्नाशय के द्वारा होता है, जिसे पेनक्रीज भी कहते हैं। शरीर के अग्नाशय में होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अगला देखेंगे, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कई बार कराया है साइंस की क्लास में इसे।
विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा होता है? विटामिन के। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करा रही जा रही है जीके जीएस। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अलावा कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी जीके जीएस आपको काम में आने वाली है। क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन मैंने साइंस की क्लास में कराए हैं। आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। रेलवे ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले ये किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। किसका? राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये आपका 1949 में हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1949 में हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तारीख क्या थी? 1 जनवरी थी। क्या थी? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद कर लेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था सभी को पता होना चाहिए कब हुआ था। 1 जुलाई 2017 को हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत में जो है जीएसटी लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है स्टूडेंट याद रखेंगे, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। कब हुई थी? 6th पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुई थी। पंचवर्षीय योजना के दौरान में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया जाता है? रेड डेटा बुक जो होती है इसमें किसका विवरण रखा जाता है? तो इसमें जो विवरण रखा होता है ये आपका संकटग्रस्त पौधों और जीवों का इसमें विवरण रखा जाता है। किसमें? रेड डेटा बुक में रखा जाता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो कौन सी इकाई के द्वारा मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई की जो इकाई है यह डाप्सन है। कौन सी है? क्या इकाई? इसे क्या नाम से जाना जाता है? डाप्सन के नाम से इसे जाना जाता है, मोटाई मापने की। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? इंटरनेशनल जो है कोर्ट है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में है। द हेग, स्विट्जरलैंड। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है जल्दी से बताएंगे अगर आंसर पता है तो। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन ये। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम राज्य में है। कहाँ पर है? काजीरंगा जो है ये आपका असम में है। कहाँ पर है? असम, याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन है ये मुख्य रूप से जो संबंधित था ये आपका वन संरक्षण से था। वन संरक्षण, पेड़ों की कटाई से था। ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपका उत्तराखंड से है। कहाँ पर है? उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में ये चला था। कहाँ पर था? उत्तराखंड। इस आंदोलन में लोग जो है पेड़ों को अपने गले में यानी कि उससे चिपक जा रहे थे क्योंकि पेड़ों की कटाई ना हो। वन संरक्षण के लिए मुख्य रूप से ये संबंधित था, याद रखेंगे। उत्तराखंड राज्य में ये चलाया गया था। अगला देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं यह आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में अधिकांश अभिलेख ये लिखे गए हैं। इनकी भाषा ब्राह्मी लिपि में। अगला देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध
1192 में किस किस के बीच लड़ा गया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, लेकिन ये किस किस के बीच में लड़ा गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यह युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। अगला देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी यह आपकी 1997 में की थी, 1897 में, 1897 में की थी। कब? 1897 में की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है सबसे पहले लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बना दिया था सबसे पहले। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये आपकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वह शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत से दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद के जो रचयिता हैं याद रखेंगे आप, जयदेव है। कौन है? जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं। नेक्स्ट देखिए, चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चार वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है ये आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तनम कहा जाता है? ये आपका कहाँ पर दिया था प्रथम उपदेश? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। याद करेंगे आप, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो मूल कर्तव्य जो है यह आपके पूर्व सोवियत संघ रूस से प्रेरित हैं। कहाँ से हैं? पूर्व सोवियत संघ रूस से ये प्रेरित हैं। आगे के क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने यहाँ तक क्लास देख ली है तो आप बिल्कुल अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, आगे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो इसे जो हटाया गया है स्टूडेंट याद रखेंगे ये आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। कौन से संशोधन से? 44वां यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसे हटाया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है? ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती है। किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत में लगाई जाती है। याद रखेंगे, सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है स्टूडेंट यह आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, संयुक्त बैठक करता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? रिटायरमेंट की आयु क्या होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो एज होती है ये आपकी 65 ईयर्स होती है। 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर हो जाते हैं। सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे याद रखेंगे आप, वह आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन जो हैं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अभी बताया था मैंने पीछे, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और हृदय भी बताया था। अगला देखिए, संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो इनका उल्लेख जो है ये आपका 7वीं अनुसूची में है। संघ की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख जो है अनुसूची 7 में है, 7वीं अनुसूची में है। अगला देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अगला देखिए, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है यह स्टूडेंट आप याद करेंगे दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लोकटक झील इंपॉर्टेंट है, यह आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है आपकी माही नदी है। कौन सी है? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। किसे? लाल ग्रह इसे कहा जाता है, लाल ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जिसे गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो गैनीमीड जो उपग्रह है याद करेंगे आप स्टूडेंट, ये बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। बी राइट होगा। अगला देखिए, भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे विस्तृत क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह आपकी जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जालोर मिट्टी जो है सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? जहाँ से यह गंगा कहलाती है। अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है ये आपका देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। यहीं से गंगा यह कहलाने लगती है। सी राइट होगा। अगला देखिए, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है जो आपका केरल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग होता है। किसका होता है? ऑडियोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? दूरदृष्टि दोष, पहले अभी हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, अब ये दूरदृष्टि दोष है, तो इसे दूर करने के लिए अब उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, धावन सोडा जिसे धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है याद करेंगे आप, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है ये आपका यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज है स्टूडेंट ये आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल जो है यह आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका है? तांबा और जस्ता का है। नेक्स्ट देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडरों में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एलपीजी की कोई गंध नहीं होती है, इसमें केमिकल मिलाया जाता है। वह केमिकल कौन सा होता है? एथिल
मरकैप्टन होता है, उसका नाम क्या होता है, एथिल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो है 4 होती है। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ इसमें होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय भौतिकी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी स्टूडेंट, ये आपकी रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो इनकी खोज जो है स्टूडेंट किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन हुआ है, ये कब हुआ था? तो इसका गठन याद रखेंगे आप, 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। किसकी जगह पर आया था? 2015 में आया। ये आपका योजना आयोग के स्थान पर आया था, याद करेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, कमेंट करके बताएंगे अगर आंसर पता है। यही योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है स्टूडेंट, यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे एशियन कहा जाता है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन का मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जिन्हें पहली बार मिला था वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय की बात की जाए तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। इसके लेखक जो हैं स्टूडेंट, याद करेंगे आप, महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी ने ये पुस्तक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार B.A. इस्मत ने किसे कहा था? तो भारत का नेपोलियन जो है स्टूडेंट, ये आपका समुद्रगुप्त को कहा था। किसने कहा था? B.A. इस्मत ने कहा था, इतिहासकार था ये B.A. इस्मत। इसने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए याद करेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है उत्तरदायी है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्तरदायी है। अगला देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आज की सेशन का, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस प्रकार का कर है? GST जो है कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष है, कॉरपोरेट कर है या फिर आयकर है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके देंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, HW का क्वेश्चन है और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। 100 क्वेश्चन में से आज का आपका स्कोर कितना आया है, कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं, ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टूडेंट और इम्पोर्टेंट क्लासेज के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। रेलवे ग्रुप डी की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना चाहते हैं अंतिम समय में स्टूडेंट, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। डेली आपको क्लास कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री में तैयारी आपको कराई जा रही है और इस क्लास का बिल्कुल फ्री PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो करें। फेसबुक पेज पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्विज और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो जाकर उसे ज्वाइन जरूर करें। कोई बुक बाई करना चाहते हैं GK GS या फिर रेलवे ग्रुप डी के लिए कोई प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक जो है सजेशन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल से स्टूडेंट जुड़े रहें, डेली आपको क्लासेस कराई जा रही हैं, बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस कराई जा रही हैं। और क्लास कैसी लगी और अच्छी लगी है तो स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताना, थम्स अप का भेजना, दिल भेजना।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करना सभी साथी कैसी क्लास लगी है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर आप किसी अगर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है फ्यूचर एग्जाम्स, इसी चैनल के साथ लिंक मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और साथियों रेलवे ग्रुप डी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लासेज की जानकारी मिलेगी, एक बार जाकर जरूर देखें। जीके जीएस की तैयारी हम सभी एग्जाम्स के लिए करा रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अदर आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।